नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 में व्याकरण के एक नए अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 16 जिसका नाम है वाक्य विचार यानी सेंटेंसेस। हम अपने विचारों का आदान प्रदान वाक्यों द्वारा करते हैं। यदि विचारों को ऐसे शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाए जिनका अभिप्राय सार्थक न हो, निरर्थक हो, तो वाक्य अशुद्ध कहलाएगा। शुद्ध वाक्य ही विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए सक्षम है। जैसे लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश है। ये शब्दों का प्रयोग करके, पदों का प्रयोग करके एक वाक्य बना है, लेकिन हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है और ये वाक्य निरर्थक है। ये वाक्य सही नहीं है, अशुद्ध है, इसलिए निरर्थक है। ये वाक्य ठीक नहीं है, वाक्य निरर्थक है। अगर हम इस वाक्य को इस प्रकार लिखें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो ये सूचना सही है। ये वाक्य सार्थक है क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट है और इसमें विचारों की अभिव्यक्ति सही ढंग से हो रही है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ये वाक्य ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, अब हम वाक्य की परिभाषा को समझते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ व अभिप्राय स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, ये हमने निरर्थक वाक्य पढ़ा, ये भी शब्दों का समूह है। वही शब्द जो इस वाक्य में प्रयोग किए गए हैं वही इसमें हैं, लेकिन यहाँ शब्दों का जो क्रम है, पदों का जो क्रम है, वो गलत है, जिस वजह से ये वाक्य निरर्थक हो गया। लेकिन उन्हीं पदों को अगर हम सही क्रम से प्रयोग करें तो हमारा वाक्य जो है वो शुद्ध हो जाता है, हमारे विचार की अभिव्यक्ति सही ढंग से करता है, इसलिए ये सार्थक वाक्य कहलाता है। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ व अभिप्राय स्पष्ट हो, ये बात ध्यान रखने योग्य है, उसे ही वाक्य कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे देखिए, विशेष इसमें क्या है। कभी कभी एक या दो पदों से, पदों यानी शब्द जो हमने वाक्यों में प्रयोग किया, जहाँ पे पद शब्द आए आप उसको शब्द मानकर चलिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। कभी कभी एक या दो पदों से अपनी बात या भाव को प्रकट किया जा सकता है। जैसे अब ये वाक्य दो शब्दों का बना है, जरा सुनिए, पूरी बात है इसमें, पूरा वाक्य अर्थ स्पष्ट कर रहा है। यहाँ आइए, ये भी दो पदों से बना हुआ वाक्य है, लेकिन ये वाक्य एक ही पद का है। किसी ने कहा जरा सुनिए, आपने जवाब दिया कहो। किसी ने कहा यहाँ आइए, आपने बोला आया। कहो और आया, आपने पूरी बात अपनी कह दी, तो ये एक ही पद का, एक ही शब्द का वाक्य है। ऐसा भी संभव होता है। वाक्य की रचना पदों के मेल से होती है, यानी पद आपस में मिलाप करते हैं, जुड़ते हैं, तभी हमारा वाक्य बनता है। वाक्य स्वतंत्र व अपने आप में पूर्ण होता है, यानी एक वाक्य एक सूचना पूरी अपने आप में देता है और वह स्वतंत्र होता है। वाक्य में भाव अर्थ को प्रकट करने की क्षमता होती है, क्योंकि अगर वाक्य भाव या अर्थ प्रकट करने में सक्षम नहीं होगा तो वो वाक्य होगा ही नहीं, वो तो पदों का एक निरर्थक समूह कहलाएगा। ठीक है, वाक्य तभी बनता है, पदों का समूह तभी सार्थक होता है जब उसका कोई अर्थ निकले, इसलिए फिर हम उसे वाक्य का नाम देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं वाक्य के गुण। एक अच्छा वाक्य वही है जो वक्ता, वक्ता कौन होता है? बोलने वाला व्यक्ति जो वाक्य को बोलता है, जो वक्ता के भावों या विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में सफल हो। व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य में निम्नलिखित बातों या गुणों का होना आवश्यक है। पहला है आकांक्षा। आकांक्षा होती है इच्छा। आकांक्षा यानी इच्छा। वाक्य पदों के मेल से बनता है। किसी वाक्य में आने वाले पदों को जानने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है। यदि कोई वक्ता केवल चिराग को कहकर चुप हो जाए, बोलने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी बात में बोले चिराग को, तो श्रोता की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आगे कौन से पद आएंगे। जैसे चिराग को मालगुड़ी की दुनिया की पुस्तक चाहिए, समाप्त कर लिया,
कानन ने भोजन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ये 4 पद हैं। क में जो है चिराग को, इसके आगे क्या आएगा? चिराग को क्या? तो वक्ता अपनी बात बोलेगा, मालगुड़ी की दुनिया पुस्तक चाहिए, यानी चिराग नामक लड़के को मालगुड़ी की दुनिया नामक पुस्तक चाहिए। कानन ने भोजन, कानन ने भोजन को क्या? जिज्ञासा बढ़ गई तो स्पष्ट हो जाएगा कानन ने भोजन को समाप्त कर लिया, यानी कानन नाम के बच्चे ने भोजन खा लिया। उपर्युक्त वाक्यों खंड खंड क को पढ़ने से उन वाक्यों के अगले पदों को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, अतः इन वाक्यों में आकांक्षा का गुण है। दूसरा है योग्यता। पदों में निहित, निहित मतलब मौजूद, समाई हुई, पदों में निहित अर्थ का ज्ञान कराने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। यानी जो हमने शब्दों का प्रयोग किया उसका जो अर्थ है वो अगर हमें पता चल जाता है तो वो वाक्य की योग्यता होती है कि हमें उसका अर्थ स्पष्ट हो गया। जैसे बच्चा घास खाता है, घोड़ा मांस खाता है। इन दोनों वाक्यों में योग्यता का अभाव है क्योंकि ये वाक्य सही नहीं है, ये असंगत है। यानी असंगत मतलब इसमें कोई मेल ही नहीं है। बच्चा घास खाता है, बच्चा घास खा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं हो सकता। घोड़ा मांस खाता है, घोड़ा मांस खा ही नहीं सकता क्योंकि वो शाकाहारी जानवर है, इसलिए ये वाक्य असंगत हैं। इन वाक्यों में योग्यता का गुण नहीं है। अगर हम यहाँ कहेंगे बच्चा फल खाता है, घोड़ा घास खाता है, तो ये वाक्य संगतमयी होंगे, तो ये वाक्य सही होंगे और इनमें योग्यता का गुण होगा। तीसरा गुण है वाक्य का निकटता। वाक्य का उचित व पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करने के लिए पदों की एक दूसरे से निकटता आवश्यक है। यदि वाक्य में आए एक पद का उच्चारण दूसरे पद से काफी समय बाद किया जाए तो अर्थ प्रकट होने में रुकावट आती है। इसका अर्थ यह है कि जब हम कोई बात कहते हैं तो हमने पदों का प्रयोग साथ साथ करना है ताकि बात स्पष्ट हो जाए। अगर हम बोलते हुए बीच में विराम दे देंगे, कुछ शब्द बोलकर बाद में विराम देके अगले शब्द बोलेंगे तो वाक्य अपना प्रभाव खो देगा। शब्दों की निकटता आपस में होनी जरूरी है। उदाहरण दी गई है, जैसे एक वाक्य है, मीरा की गुड़िया टूट गई है, तो ये वाक्य अपना अर्थ खो देगा। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, मीरा की गुड़िया टूट गई है, तो ये वाक्य आसानी से सुनने वाले को समझ आ जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई वक्ता बोलता है और बोलते हुए अचानक से वो खामोश हो जाए और कुछ क्षण बाद अपने वाक्य को पूरा करे तो उसका वाक्य अपना असर खो देता है। उसकी कही हुई बात श्रोताओं की समझ में नहीं आती या श्रोता उससे बोर होने लगते हैं क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति, उसकी जो योग्यता है सही नहीं है वक्ता की, क्योंकि उसके शब्दों का जो उच्चारण है उसमें निकटता नहीं है। तो शब्दों के शुद्ध उच्चारण के साथ साथ वाक्य में शब्दों की निकटता होनी भी जरूरी है। अगला गुण है वाक्य का पद क्रम। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्दों या पदों का क्रम निश्चित होता है। यदि वाक्य में पदों का क्रम सही नहीं है तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे अब ये शब्द हैं लेकिन ये क्रम में नहीं है, शब्द प्रयोग किए गए हैं सारे, खरीद, रीना, ली, लाल, एक, पोशाक। अब इस शब्द क्रम ठीक ना होने की वजह से इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता, ये निरर्थक है ये शब्दों का समूह। अगर हम इसको इस प्रकार बोल लें कि रीना ने एक लाल पोशाक खरीद ली है, शब्द वही है लेकिन हमने उनके शब्दों का क्रम, पदों का क्रम सही कर लिया तो अर्थ हमारा स्पष्ट हो गया। अगली उदाहरण देखते हैं, रवीशा है दिल्ली पब्लिक में पढ़ती स्कूल। अब ये जो शब्द हैं, ये जो पद क्रम है, ये सही नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं है, ये तो शब्दों का निरर्थक समूह है। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों को, इन्हीं पदों को हम क्रम में पढ़ें
कि रवीशा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, तब ये बात वाक्य कहलाएगी, क्योंकि ये सार्थक है और इसमें पदक्रम सही है। उपर्युक्त उदाहरण में पदक्रम का अभाव है, अभाव यानी कमी। ये जो गलत पदक्रम है ना, पदक्रम का अभाव है, जिसमें अर्थ जानने में काफी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। तो आप समझ गए होंगे, ये तो वाक्य का सबसे पहला गुण है कि उसका पदों का क्रम जो है सही होना चाहिए, ताकि वाक्य जो है सार्थक हो सके। अगला है गुण अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल या एक रूपता। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में पदों का प्रयोग अन्वय कहलाता है। जब हम पद प्रयोग करते हैं ना, जो सही तरीके से हमें करने चाहिए, उनका प्रयोग करने का जो तरीका है उसे अन्वय कहते हैं। जैसे सभी लड़कियां और लड़के खेलने लगी। अब ये पदक्रम सही नहीं है, सब जो शब्दों का जो अन्वय है सही नहीं है। अगर हम यहाँ लिखते सभी लड़के और लड़कियां खेलने लगी, तो लगी शब्द नहीं आएगा। सभी लड़कियां और लड़के खेलने लगे, सभी लड़के और लड़कियां खेलने लगी। अगर यहाँ लड़के होते तो लगी ठीक था, लेकिन लड़कों के साथ लगे शब्द आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रिया है वो वचन के अनुसार बदलती है, ठीक है, लिंग के अनुसार भी बदलती है। तो हमारा शब्दों का पदों का जो प्रयोग है वो सही तरीके से यहाँ पे नहीं दिया गया है। दोनों बहनों ने भाई का राखी बांधा। अब यहाँ पे कारक शब्द प्रयोग जो है वो गलत किया गया है। दोनों बहनों ने भाई को राखी बांधी, क्योंकि राखी स्त्रीलिंग है तो राखी बांधा नहीं आएगा, बांधी। भाई का ये है, संबंध कारक नहीं आएगा, यहाँ भाई को आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाक्य में भी अन्वय जो है सही प्रकार से नहीं प्रयोग किया गया। इन वाक्यों में वचन, लिंग, क्रिया आदि का मेल न होने के कारण ये वाक्य अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, सभी लड़कियां और लड़के मिलकर खेलने लगे। लड़के हैं तो खेलने लगे। दोनों बहनों ने भाई को राखी बांधी, मैंने बोल के बताया था अभी। तो इस तरह शब्दों का जो मेल है, जो अन्वय है, शब्दों की एक रूपता जो है पदों की, वो वाक्य में होनी अनिवार्य है। तो ये 5 गुण अगर किसी वाक्य में होते हैं तो हमारा वाक्य शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं।